नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। हम कोशिश करते हैं आप तक हर वो जानकारी पहुंचाने की जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनापैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले कॉलर के साथ। सोनीपत हरियाणा से हमारे साथ राकेश पुरी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश, गुड इवनिंग, कुछ बताइए अपने बारे में। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि LIC का जो जीवन अंकुर प्लान है, हाँ, जीवन अंकुर वर्सेज ICICI का जो स्मार्ट किड प्लान है, इन दोनों में से रिटर्न किससे ज्यादा है? एक सवाल तो ये है। ठीक है। दूसरा सवाल मैडम ये है जीवन अंकुर को लेकर के कि इसके अंदर 2 बार सम अश्योर्ड मिलता है क्या अगर अनफॉर्चुनेट डेथ पे, यानी कि इमीडिएटली तो सम अश्योर्ड मिलता है प्लस उसको प्रीमियम नहीं देना पड़ता, उसके साथ ही जो मैच्योरिटी होती है उस समय भी अगर सर्वाइव नहीं करता है जो प्रपोजर है तो उसे दोबारा से सम अश्योर्ड मिलेगा उसके नॉमिनी को। ठीक है राकेश जी, आपके पहले 2 सवालों का जवाब यहाँ पर हम मांगते हैं हर्ष से। हर्ष, सबसे पहला सवाल तो इनका LIC और ICICI स्मार्ट किड रेगुलर प्रीमियम प्लान को लेकर है। क्या जवाब है, क्या राय आप देंगे इनको? तो आई थिंक ये जो दोनों ही प्लान्स हैं, दोनों ही ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं प्लान्स हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट प्लान्स नहीं है। रिटर्न क्या होगा पता नहीं है, तो ये कहना कि इसका रिटर्न बेटर होगा ये अभी से कोई नहीं कह सकता है जी। जीवन अंकुर सिंगल प्रीमियम है, जो ICICI स्मार्ट किड है वो रेगुलर प्रीमियम प्लान है। जो एक बेसिक चीज़ें कि कोई भी जब आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो उसको इन्वेस्टमेंट से मिक्स ना करें। बिल्कुल। ऐसी कोई इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है जिसको आप बेटर नहीं कर सकते। इंश्योरेंस सेपरेटली ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट सेपरेटली ले लीजिए। ये जो कह रहे हैं ना कि एक बार मिलेगा फिर वापस मिलेगा, उसको आप इंश्योरेंस मानिए और उतना का इंश्योरेंस ले लीजिए। बाकी के पैसे जो प्रीमियम में से बचते हैं वो अगर इन्वेस्ट करेंगे कोई भी और रूप में, PPF में चाहे, तो भी इनको दिखेगा कि बहुत बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे इसके मुकाबले। तो इसलिए ये कहना कि दोनों पॉलिसी में कौन सी अच्छी मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्लीज इंश्योरेंस ना लें जी। और जितनी इंश्योरेंस चाहिए उतनी प्लीज लें। अगर आपकी डेथ होगी तो आपके बच्चे के लिए इनफ प्रोटेक्शन होना चाहिए, जो कि शायद ये अफोर्ड ना कर पाए अगर ये इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस राकेश जी मेरे ख्याल से आपका ये होना चाहिए कि आप इनफ इंश्योरेंस लें कि अगर आपको कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो इनफ इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आपके जो भी प्लान्स हैं अपने बच्चे के लिए वो पूरे हों। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप अलग तरीका चुनिए, चाहे वो PPF हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, जो भी आपकी रिस्क प्रोफाइल और आपकी जो उम्र, आपकी जो अवधि है सेव करने की, इन्वेस्ट करने की, उसके मुताबिक। लेकिन दोनों को मिक्स ना करें, इसमें ना आपको अच्छा इंश्योरेंस मिलेगा ना आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो राकेश जी, पहले सवाल का जवाब तो यही है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग ही रखना चाहिए। हर्ष, दूसरा सवाल जो जीवन अंकुर प्लान पर जो ये डबल सम एश्योर्ड की बात कर रहे हैं, जो क्वेरी है उनकी, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? ये एक फॉर्म ऑफ, आप इसको समझ लीजिए कि अगर समझो 1 लाख रुपए की 5 लाख की इन्होंने कहा है कि सम एश्योर्ड है, तो इसेंशियली उसको 10 लाख का सम एश्योर्ड मान लीजिए। बिल्कुल। 10 लाख का आप टर्म पॉलिसी ले लीजिए, उसका जो भी प्रीमियम लगता है चाहे आपको तब मिले या बाद में मिले, अगर 10 लाख आपकी डेथ पे मिल जाते हैं तो वो उसको आप टर्म पॉलिसी उतने की ले लीजिए। बाकी का जो प्रीमियम बचता है जो आप जीवन अंकुर में या ICICI स्मार्ट किड में देते, उसको आप PPF में लगाइए। नेट टू नेट रिजल्ट आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द टेन्योर PPF वाला जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी मोर एंड ये सम अश्योर्ड तो इनफैक्ट ये बेटर है क्योंकि डबल द टाइम आपको डेथ पे ही मिल जाएगा आपके किड्स को। तो जैसे मैंने कहा, मिक्स करने से बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है। राकेश जी, आपका और कोई सवाल है? मैडम मैं समझ गया, मिक्स नहीं करना चाहिए। मतलब कंफ्यूजन सिर्फ अंकुर को लेकर के ये है कि डेथ पर तो इमीडिएट मिल जाता है सम अश्योर्ड, प्लस फिर से बाद में जब मैच्योरिटी होती है तो फिर से मिलता है या नहीं, जो कि स्मार्ट किड ICICI का नहीं पे करता बट LIC का पे करता है। मैं सिर्फ इसमें कंफ्यूज, क्या ये जीवन अंकुर पे करता है यानी 2 टाइम्स जो सम अश्योर्ड है ऑन डेथ?
हो सकता है, एकदम डिटेल में नहीं देखा है, तो हो सकता है कि डबल पेमेंट कर रहा हो। एक बार डेथ पे, अगर डेथ होती है तो, और मैच्योरिटी पे तो मिलेगा ही, बिल्कुल। तो हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, नाइदर ऑफ देम बेनिफिशियल, फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद राकेश जी के लिए नहीं है। राकेश जी, आपने कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है? आपका कोई इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट के साथ? मैडम, मेरा एक 1,05,000 का LIC का मनी बैक है, क्या उसको मुझे बंद कर देना चाहिए? मुझे 6 साल हो गए वो प्रीमियम पे करते हुए। हर्ष, क्या इनको बंद कर देना चाहिए? 6 साल हो गए। आई थिंक इनके लिए और सभी व्यूअर्स के लिए जिन्होंने पहले से पॉलिसीज ले रखी हैं, जैसे जैसे आपकी जो ये ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं, जैसे जैसे इनकी सरेंडर वैल्यू बहुत ही लो होती है, तो एक बार अगर आपने उसमें 5, 6, 10 साल रह लिए, और चूंकि सरेंडर वैल्यू अब बहुत लो है, अब फ्यूचर में आप प्रीमियम देंगे और जो एक एस्टिमेटेड उसका मैच्योरिटी वैल्यू है, उसका आप IRR निकाल लीजिए। आपको स्पेसिफिकली मैं सलाह राकेश जी इसलिए नहीं दे सकता कि आपने डिटेल नहीं दी है पॉलिसीज़ की, लेकिन सलाह यह है कि सरेंडर वैल्यू फिलहाल कितनी है, कितनी फ्यूचर में प्रीमियम देनी है, और एस्टिमेटेड मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है। ये 3 चीज़ों को लेकर आप अगर IRR निकालेंगे, उसका रिटर्न कितना बनता है, तो अगर वो 7.5-8% के ऊपर बनता है, और जो कि बन सकता है, जैसे जैसे पॉलिसीज पुरानी होती जाएंगी आपका रिटर्न बढ़ता रहेगा, क्योंकि सरेंडर वैल्यू उसका इतना लो है इसलिए। तो अगर आपका रिटर्न 7.5-8 के ऊपर है तो एज अ डेट इन्वेस्टमेंट मान के उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे कम है तो मेरे ख्याल से आपको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। स्पेसिफिक एडवाइस यही दे सकता हूँ। हर्ष, इसके अलावा इनकी जो डिटेल्स हमारे पास है उस पर भी बेस्ड हम इनसे पूछ लेते हैं क्या क्या इंश्योरेंस पॉलिसी इन्हें लेनी चाहिए। 29 ईयर ओल्ड के हैं ये, इनकी जो नेट मंथली सैलरी है वो है 17,000 महीना, वाइफ है और 1 साल का बच्चा भी है। इनके पास 3 इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक ही तो हमने बात कर ही ली। इसके अलावा टर्म प्लान लिया है भारतीय एक्सा लाइफ का, और मेडिक्लेम ओरिएंटल इंश्योरेंस भी है इनके पास। तो क्या इनको इन दोनों में बने रहना चाहिए, और अगर नहीं तो इसके अलावा और फिर किस में निवेश? तो आई थिंक राकेश जी सबसे अच्छा काम इन्होंने ये किया कि टर्म इंश्योरेंस एडेक्वेट है, इनकी जो इनकम है उसके मुताबिक इनकी टर्म इंश्योरेंस प्लान काफ़ी एडेक्वेट लगता है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही कम है। सेकेंडली जो पॉलिसी ली है राकेश जी ने, उसमें एक सब लिमिट है, और चूंकि लिमिट लो है, मेरे ख्याल से 1 लाख की पॉलिसी है उनकी, तो 1,000 रुपया रूम रेंट अलाउड है। अब कोई भी हॉस्पिटल में रूम आपको 1,000 रुपये में नहीं मिलेगा, तो आपका जो क्लेम है काफ़ी कम पास होगा। तो जब ये नवंबर में शायद इनकी पॉलिसी रिन्यूअल के लिए ड्यू होती है, उस समय इसको पोर्ट कर लें, छोड़े नहीं, पॉलिसी को पोर्ट कर लें, ताकि एटलीस्ट 1 लाख तक का जो इन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है वो रख सकें। एडवाइस और अमाउंट भी बढ़ा लें, बहुत कम अमाउंट है, 3 लाख तक की इंडिविजुअल पॉलिसीज़ लें, टॉपअप लें, कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें ये सब लिमिट ना हो और लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी हो। ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अपोलो इजी हेल्थ ले सकते हैं, गुड पॉलिसी। अगर 3 लाख इंडिविजुअल और 5 लाख का टॉपअप लेते हैं, तो रफली दोनों मिला के, और सबके लिए इंडिविजुअली, खुद के लिए, वाइफ के लिए और चाइल्ड के लिए, तो रफली इनका कॉस्ट मेरे ख्याल से सब पॉलिसीज़ का मिला के करीबन 13,000 रुपये बनेगा। तो ये पॉलिसीज लेनी मेरे ख्याल से इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस से ना मिक्स करें, म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, अगर रिस्क प्रोफाइल नहीं है तो डेट देख सकते हैं, वरना इक्विटी देख सकते हैं, PPF भी देख सकते हैं। तो दूसरे जरिए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए, तो राकेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सभी सवालों का जवाब यहाँ मिल गया होगा। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन आपके सवाल हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद भी। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के हर्ष रुंगटा। बढ़ते अगले सवाल की ओर, जितेंद्र तनवर मुंबई ने हमें ईमेल भेजा है। हर्ष, ये हर महीना कमाते हैं 35,000 रुपये, नई नई शादी हुई है और इन्होंने अब तक कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की है और ना ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये सोच समझ कर इन्वेस्ट कर रहे हैं और सही समय पे कर रहे हैं, काफ़ी यंग है।
एकदम सही समय पर कर रहे हैं। बेसिकली आई थिंक कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद को इंश्योर कराना ज़रूरी है। पहले प्रोटेक्शन करें फिर इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस होगा। अब इनकी वाइफ काम कर रही है कि नहीं ये नहीं पता। अगर वाइफ नहीं काम कर रही और कोई अगर काम कर रही है और कोई डिपेंडेंट नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस नीड थोड़ी सी कम हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। बट इसेंशियली ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहिए 33 साल के लिए। चूंकि यंग है 15 गुना कम से कम होना चाहिए, बहुत ही यंग है तो इनकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है काफ़ी हाई है, तो 60 लाख कम से कम मैं सजेस्ट करूँगा। चूंकि यंग है प्रीमियम विल ओनली बी 5000 रुपीज़। हेल्थ इंश्योरेंस अगेन एडिक्वेट, पहले भी हम कह चुके हैं 3+5 कर सकते हैं। और उसका कॉस्ट चूंकि यंग है सही समय पर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट भी इनको नॉट मोर देन 9000 रुपीज़ दोनों, मतलब 8-8 लाख का इंडिविजुअल पॉलिसीज़ हो जाएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है अगेन यंग है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म की अगर सोचें और गोल्स अगर लॉन्ग टर्म है तो क्लियरली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए और सिस्टमैटिक बेसिस पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ जितना डेट का पोर्शन है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है वो इक्विटी में करें। रिस्क प्रोफाइल अगर थोड़ी कम है तो बैलेंस्ड फंड में भी कर सकते हैं। एक और इंश्योरेंस जो बहुत कम लोग सोचते हैं जिसके बारे में मैं उनको कहना चाहूँगा वो होती है क्रिटिकल इलनेस। अब लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने ले ली, लेकिन अगर ऐसी कोई बीमारी आपको हो जाए, अगर स्ट्रोक हो जाए और कोई चीज़ हो जाए जिससे कमाने की क्षमता कम हो, ऐसी पॉलिसी भी लेनी चाहिए। थोड़ी महंगी होती है बट लेनी चाहिए, ऐसा मैं उनको एडवाइस करूँगा। क्या बैलेंस होना चाहिए पूरे पोर्टफोलियो में? आप बात कर रहे हैं तो कितना रेशियो किस पर होना चाहिए? पहले प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट बिफोर आप पोर्टफोलियो को अलोकेट करेंगे। उसके बाद 90-10%, इस एज पे 90% इक्विटी 10% डेट इज व्हाट आई वुड बी कंफर्टेबल सजेस्टिंग। चलिए बिल्कुल, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ योर मनी में फ़िलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन आपके सवाल और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि आपको आपके निवेश पर रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले, साथ ही टैक्स कम से कम लगे। आप अपने निवेश के ज़रिए डबल इंडेक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं जो आपके रिटर्न पर लगने वाले टैक्स को कम करता है। आखिर डबल इंडेक्सेशन कैसे काम करता है और फाइनेंशियल ईयर के अंत में इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या से। आपका स्वागत है अर्नव। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि डबल टैक्सेशन का फ़ायदा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स देने से हमें कैसे मिलेगा? डबल इंडेक्सेशन बेनिफिट ये इनकम टैक्स में के जो प्रावधान है उसमें आप एक इन्वेस्टर ये बेनिफिट ले सकता है। उसमें क्या होता है कि जब आप कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन करें तब आपका कॉस्ट जो है फॉर द इन्वेस्टमेंट उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ जुड़ा जाता है। यानी कि जिस साल में आपने एक म्यूचुअल फंड लिया हो या डेट म्यूचुअल फंड लिया हो तो उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को से जुड़ा जाता है, और जब आप उसको सेल करते हो तब उसके हिसाब से वो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। यानी कि आपने मान लीजिए 2 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट लिया हो तो 2 साल और आज बेच रहे हो तो 2 साल पहले जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर था उसको लेकर आज के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर को लेकर उसको कॉस्ट को बढ़ाया जाता है। तो इसका बेनिफिट इन्वेस्टर को यह होता है कि उनका टोटल जो कैपिटल गेन्स है वो कम हो जाता है क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब उसको आप सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करें तो टोटल गेन्स कम हो जाते हैं। डबल इंडेक्सेशन बेनिफिट यह कहता है कि अगर आपने मार्च या फरवरी में कोई इन्वेस्टमेंट किया हो और अगर आप नेक्स्ट अप्रैल के बाद बेच लें तो आपको होल्डिंग पीरियड 14 महीना, 13 महीना या 15 महीना हो सकता है, लेकिन आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट 2 साल के लिए मिलेगा। इससे बेनिफिट यह हो सकता है कि आपका पूरा जो इनकम है या गेन है वो इससे कवर हो जाए, या किसी केस में आपको
नोशनल कैपिटल लॉस फॉर टैक्स पर्पसेस हो, जिसको आप दूसरे कैपिटल गेन्स के सामने सेट ऑफ कर सकें। जी अर्नब, तो यहाँ पर आपने हमें इसके मायने समझाए हैं एक निवेशक के लिहाज से। अब ये बताइए कि क्या हर तरह के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इंडेक्सेशन का फायदा क्या उठाया जा सकता है? अगर आप देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको एक बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स है विच इज़ 0%। सो अगर आप लॉन्ग टर्म उसे 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर लें तो आपका टैक्स रेट वैसे भी 0% है, तो उसमें ये पूरा इंडेक्सेशन का क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो आपको डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखना चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप शॉर्ट टर्म डेट फंड देखें तो उसमें भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आपका होराइजन ही कम रहता है। तो द सूटेबल प्रोडक्ट फॉर डबल इंडेक्सेशन तो एक लॉन्ग टर्म डेट फंड रहता है, यानी कि कोई भी डेट फंड जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आप इन्वेस्ट करने वाले हो। तो उसमें प्राइम कैटेगरीज तो जिसमें ये बेनिफिट लिया जा सकता है वो है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, गिल्ड फंड्स और इनकम फंड्स। तो खास करके फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स आपको कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं देता है, यानी कि अगर आप उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करें तो आपको बीच में कोई कैपिटल लॉस होने की चिंता नहीं रहती। इसीलिए अगर आपने फरवरी या मार्च में 13 मंथ्स 15 मंथ्स इस प्रकार के जो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स आते हैं उसमें इन्वेस्ट किया हो तो उसमें आपको ये डबल इंडेक्सेशन का बेनिफिट हो सकता है। तो एफएमपी, गिल्ड फंड और इनकम फंड डबल इंडेक्सेशन फंड्स यहाँ पर हैं, लेकिन एक बात जो सामने उठती है अर्नब वो ये है कि डबल टैक्सेशन का फायदा उठाने के लिए जनवरी से मार्च का वक्त क्यों सही होता है? ऐसा कहा जाता है कि ये शॉर्ट विंडो ही है डबल इंडेक्सेशन के लिए, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए अप्रैल में कोई इन्वेस्टमेंट किया हो और उसको 2 साल बाद अप्रैल में बेचे तो आपका होल्डिंग पीरियड रहता है 24 महीना या 23 महीना वॉटेवर, और आपको 2 साल का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। पर अगर आपने फरवरी या मार्च में इन्वेस्ट किया हो और आप 1 साल बाद ही अप्रैल में बेच दे तो आपका होल्डिंग पीरियड हो जाता है 13 महीना या 14 महीना, पर इस शॉर्ट पीरियड के लिए आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट 2 साल के लिए मिलता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये इसका जो अपॉर्चुनिटी पीरियड या विंडो है वो काफ़ी शॉर्ट रहता है, यानी कि आप अगर ये 2-3 महीनों में इन्वेस्ट कर ले तो उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल अर्नब, शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप आखिर इंडेक्सेशन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इस टेबल पर नज़र डालें तो अगर आपने शुरुआती निवेश 1 लाख रुपए का किया तो 10% के रिटर्न के मुताबिक आपकी टोटल फंड वैल्यू 1,10,000 रुपए हो जाएगी, यानी आपका कैपिटल गेन्स 10,000 रुपए होगा। वहीं दूसरी ओर आप इंडेक्सेशन के साथ निवेश करेंगे तो आपका इंडेक्सेशन कॉस्ट 1,08,535 रुपए आएगा। हम आपको बता दें कि हर साल सरकार कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII जारी करती है, जिसकी मदद से आप अपने निवेश का इंडेक्सेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं। इस उदाहरण में इंडेक्सेशन कॉस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मात्र 1465 रुपए आएगा और 1 लाख के निवेश पर आपको सिर्फ 302 रुपए का टैक्स देना होगा। चलिए इसी के साथ योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।